हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित क्लासेस। क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के सामने है रोल्स थ्योरम एंड लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए, सबसे पहली बात, अ, ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि हर दूसरे या तीसरे साल इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज चैप्टर नंबर 6, वहाँ भी आप देखेंगे कि अ, वैसे तो चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं जो कि आपकी वहाँ पे हेल्प करने वाली हैं। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 6 में। लेकिन उसी के साथ साथ रोल्स थ्योरम और लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी, ये भी वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये इस वीडियो का पार्ट ए है। ठीक है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूंगा कि रोल्स थ्योरम क्या होता है ना, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कंक्लूड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका ब्रीफली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब तक वो टॉपिक्स आपको उनका मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक आप रोल्स थ्योरम को और इस दूसरे वाले थ्योरम को, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। और इसी तरीके से आगे चल के भी, है ना, चैप्टर नंबर 6 में आपको तब भी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक्स बता देता हूँ जो मैं इन इन थ्योरम से पहले एक बार आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है। देखिए, ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं आपको ब्रीफली अच्छी तरह से रिवाइज करवाने वाला हूँ, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, है ना। बेसिकली मैं इसके इस पॉइंट के थ्रू आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है है ना भाई। जैसे हम पूरा चैप्टर कर लेते हैं, हम हर तरीके के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना भी सीख जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता नहीं होता कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ये जो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ये होता क्या है, डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें यही सिखाया जाता है कि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन का मतलब कि डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन, इनको अप्लाई कहाँ किया जाता है, इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है ना। बट स्टिल उसे पढ़ने से पहले हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक बोला गया है मीनिंग्स ऑफ ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है ना। क्लास 11th में आप वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार अच्छी तरह से इसको रिकॉल करेंगे। देखिए, अगला पॉइंट है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओनली इन ओपन इंटरवल्स, एंड नेक्स्ट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। देखिए, ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये आपस में रिलेटेड ही हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड ही हैं, है ना। और ये तीनों पॉइंट्स जो है रोल्स थ्योरम और लेग्रेंजेस मीन वाली थ्योरम के अंदर ही आते हैं, है ना। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले मैं आपको इन सब चीज़ों का मीनिंग क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं स्विच करूंगा थ्योरम की तरफ, है ना। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्लोप और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है, क्या होते हैं ये दोनों, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, एंड देन व्हाट इज, है ना, बेसिकली क्या है टेंजेंट और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है, टेंजेंट में और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें हम एक बार अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, जैसे कि भाई एफ एक्स कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए टू बी में। ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि भाई ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, मोर देन इक्वल टू ए से लेकर बी तक हर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है। और यहां पे अगर आप बात करें कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी यानी कि ए और बी के बीच में पड़ने वाले हर पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है। तो अब फिलहाल हमें यहां पे यही समझना है कि क्या मतलब है कंटिन्यूस का, क्या मतलब है डिफरेंशिएबल का। ठीक है। ऑल्दो वैसे कंटिन्यूस वाला पार्ट आप एक्सरसाइज 5.1 में भी कर चुके, बट अभी फिलहाल हम थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे इन सब चीजों को कि क्या होता है इन सब चीजों का मतलब।
देखो हमारे सामने एक कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन गिवन है हमारे सामने 2x + 3, ठीक है, और आपको इंटरवल गिवन है, इंटरवल मान के चलो 0 से लेकर कहां तक है, 3 तक, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इनकी मदद से, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखो है ना, हमने छोटी क्लासेस में भी करा है, x और y, ठीक है, x और y। अब देखो क्या होगा इसमें, जब मैं x = 0 रखूंगा, x = 0, y क्या मिलेगा, 3, क्लियर हो गया ना। when x = 0 के बाद 1, जब x = 1 होगा तो y = क्या होगा, 5 होगा। when x = 2, ठीक है, y = what, 7, ठीक है, when x = 3, y = 9। तो ये आपके सामने क्या आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा देखो अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से अगर आप इनको प्लॉट करो किसमें, एक्स वाई प्लेन में, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड हियर इट इज व्हाट, ओरिजिन। अब यहां पे जब आप इसकी प्लॉटिंग करोगे तो देखो बेसिक आइडिया ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, है ना, और कहां तक जाना, 9 तक जाना है, तो इसे हटाते हैं, समवेयर 7 8 और 9, है ना, बिल्कुल टॉप पे कहीं पर, है ना, क्या रहा होगा, 9 रहा होगा, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या, 0 1 2 3 4 5, है ना, एंड ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और समवेयर कितना होगा, 9, ठीक है। अब देखो प्लॉटिंग करो, 0 3, when x is 0 y is 3, तो पहला कोऑर्डिनेट आपके सामने ये आ गया। when x is 1 y is 5, when x is 1 y is what, 5। तो बेसिकली देखो अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो अगला पॉइंट लाई कर रहा है ये वाला, ठीक है, when x was 2 y was 7, x was 2 y was 7, तो समवेयर यहां पे कहीं पॉइंट रहा होगा, ठीक है। when x was 3 y was 9, है ना, when x was 3 y was somewhere here, यानी कि 9, थोड़ा सा इधर। तो अब देखो जब आप इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी, ठीक है ना। और अभी पॉइंट खत्म नहीं हुए, पॉइंट आगे भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, फिलहाल अभी गिवन इंटरवल्स के हिसाब से तो हमने कर दिया, बट पॉइंट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, ये क्या था, ये था 0,3, ये क्या था 1,5, ये क्या था 2,7 और ये क्या था 3,9, ठीक है। तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट होती है वो कैसे होती है, y = mx + c, ठीक है, और इक्वेशन यही तो थी, है ना। तो इसी के थ्रू हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला और ये करा। अब देखो यहां पे समझो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जब कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद जब आपने इसको ज्वाइन करा सारे पॉइंट्स को आपस में, तो कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं था जहां पे आपको पेन उठा के ड्रॉ करना पड़ा हो, ठीक है। पेन उठाना पड़ा तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, पेन उठाना पड़ा हो तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन अगर बिना पेन उठाए ये पूरा ड्रॉ हो गया, देखो ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती थी, ये तुम्हारा इस तरीके से भी हो सकता था, है ना, ये इस तरह से भी जा सकता था, है ना, ये किसी भी तरीके से हो सकता था। मुद्दे की बात क्या है कि पेन उठाने की जरूरत अगर नहीं पड़े तब वो क्या माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। और देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 0 to 3, ये पूरे पॉइंट्स से लेकर क्या तक है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0 to 3 तक ये क्या है, कंटिन्यूअस। अब देखो जब आपने समझ लिया कि कंटिन्यूअस किया तो फिर ये भी जानना जरूरी है कि कौन से कंटिन्यूअस नहीं होते। देखो एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल, अगर आपको सपोज फंक्शन दे दिया जाता है ना, fx = 1/x, ठीक है, और इस बार आपको इंटरवल ऐसे कुछ दिए जाते हैं, देखो मान के चलो -2 से लेकर 2 तक देंगे, ठीक है। तो जब आप इसके पॉइंट्स निकालोगे x और y, ठीक है, तो क्या आने वाले, देखो when x was -2, जब x -2 रहा होगा, -2 रख दोगे यहाँ पे
तो आपको क्या मिलेगा -0.5। व्हेन x वाज -1 तो आंसर क्या रहेगा -1। व्हेन x वाज 0, जब x 0 के इक्वल होगा तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते, नॉट डिफाइंड लिखोगे, है ना। सिमिलरली x 1 1 और ये जब 2 रहा होगा तो ये क्या रहा होगा 0.5, ठीक है 0.5। तो जब आप इस सिचुएशन का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, जब आप इस सिचुएशन का ग्राफ बनाओगे तो देखो देखो ओरिजिन ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो व्हेन x वाज -2, देखो -2 समवेयर यहां पे कहीं रहा होगा। जब x -2 था तो y 0.5 था, देखो ये 0.1 यानी कि नेगेटिव नीचे चला जाएगा, है ना। तो समवेयर यहां पे, है ना भाई, अगर 1 यहां पे रहा होगा तो समवेयर बीच में 0.5 रहा होगा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट तो आपके सामने आ गया ये। व्हेन x वाज -1, जब x -1 के इक्वल रहा होगा तो y भी क्या रहा होगा -1, देखो -1 ये रहा, यानी कि अगला कोऑर्डिनेट आपके सामने आ गया, ये वाला आ गया। तो अब देखो वैसे पॉइंट तो और भी हो सकते थे, बट हमने क्या करा, हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी, एक तो ये रहा। फिर दूसरा, जब x 0 था तो 0 पे तो डिफाइन आप कर ही नहीं सकते, तो आप क्या मार्क करोगे, कोई कोऑर्डिनेट ही बनेगा, कोई लाइन को आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते। बट यस, जब x 1 था तो y 2 रहा होगा, ठीक है, y सॉरी, जब x 1 था तो y भी क्या रहा था 1, यानी कि एक पॉइंट ये रहा। और फिर जब x 2 के इक्वल था तो y 0.5 समवेयर, यानी कि यहां पे इक्वल रहा होगा। तो एक लाइन ऐसी बन गई होगी। तो अब देखो ये कैसा बना ग्राफ, ये ऐसा नहीं बन गया कि भाई एक ऐसे यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है। तो ये क्या है ना भाई, यहाँ पे आपको पेन उठाना पड़ रहा है, तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। जहां पे पेन उठाना पड़ता है वहां पे ये जो कंडीशन होती है कंटिन्यूअस नहीं मानी जाती, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जहां पेन बिना उठाए स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है कर्व बन जाए, ठीक है। अब देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल एक और देखो, आपको अगर fx दे रहता कि भाई fx की वैल्यू क्या है बॉक्स x, और इस बॉक्स x का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। जो आपने, है ना, पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था, और है ना आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अंदर देखो इसका एग्जांपल क्या होता है, अगर मान के चलो अंदर आपके सामने 2 है नंबर कोई भी, ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा 2। लेकिन अगर अंदर आ गया 2.1, ठीक है, तो ये आपको एक इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि 2.1 तो नहीं है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि इस x के बराबर हो या इस x, यानी कि x मतलब अंदर वाली वैल्यू, या तो इसके बराबर हो या इससे कोई छोटा हो, लेकिन होना क्या चाहिए इंटीजर। इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, लेकिन होना क्या चाहिए इंटीजर होना चाहिए। तो इस वाले केस में तो यही था, तो हमने यहां पे लिख दिया। लेकिन इस वाले केस में हम 2.1 नहीं लिख सकते, बिकॉज 2.1 इज नॉट एन इंटीजर। तो उससे 2.1 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा 2, तो यहां भी आंसर क्या रहेगा 2। और ये कंडीशन यहां पर भी लागू होती है, मान के चलो अगर 2.9 दिया होता तब भी आंसर क्या रहता 2, है ना। इसी तरीके से अगर 3 दे रखा है तो उसका आंसर क्या है 3। अगर दे रखा है 3.1 तो उसका आंसर भी क्या है 3। अगर दे रखा है 3.9 तो उसका आंसर भी क्या है 3। तो ये मतलब होता है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब देखो आपके सामने, देखो ये क्या है, बेसिकली ये आपकी है x वैल्यूज और ये है y। ये क्या है x और ये क्या है y। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, देखो समवेयर 1 2 3 4 5, है ना, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये क्या है 0। देखो जब x2 था, है ना, यहां पे मार्क कर देते हैं। जब x2 था तब y क्या था 2, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट आपके सामने ये आ गया। लेकिन जब x 2.1 था, यानी कि 2.1 बीच में आया होगा ना, तब भी क्या है x2 है। 2.9 यानी कि बिल्कुल यहां पे कहना होगा, तब भी क्या है 2। तो चाहे 2.9 चाहे 2.999 कुछ भी हो, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ ग्राफ सीधा जाता है, ठीक है। और 3 तक आते आते देखो इस केस में हम क्या करते हैं, आप बुक्स में भी देखेंगे, यहां पे इस तरह से करके एक नॉट बना दिया जाता है, नॉट, ठीक है। देखो ये तो डॉट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है एक नॉट होता है, तो ये नॉट हमने यहां बना दिया, ठीक है, कि भाई ये इंडिकेट करना है कि भाई 3 नहीं है। मेरा क्या कहना, जब आप 3 पर आ जाएंगे तो आंसर 2 नहीं है ना, जब आप 3 पर आ जाएंगे तो आंसर 2 नहीं है, इसका नॉट का मतलब ये है। फिर जब 3 है ना, तो 3 हो चाहे 3.1 हो चाहे 3.9 समथिंग, यहां से लेकर यहां तक फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल में है, यानी कि यहां से लेकर, है ना, 4 कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है।
तो यहाँ पे नोट बना देंगे हम, है ना। अच्छा, इसी तरीके से देखो जब कंटिन्यू करोगे 4 5 6, तो हर जगह आपका ग्राफ किस तरह से बन के आएगा, आपका ग्राफ इस तरीके से बन के आएगा, है ना, है ना। अब आप खुद बताओ, इस कंडीशन में जो मैंने ग्राफ बनाया, मुझे कितनी बार पेन उठाना पड़ गया, कितनी बार पेन उठाना पड़ा। तो जितनी बार पेन उठाना पड़ा है, इसका मतलब भाई अगर एक बार पेन उठाना पड़ गया तभी भी वो ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यूस है ही नहीं फंक्शन। तो ये होता है जब आपको अगर कोई भी कर्व या स्ट्रेट लाइन या कुछ भी बनाना पड़े और वो बिल्कुल पेन बिना उठाए बन जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, कंटिन्यूस। लेकिन अगर पेन उठाना पड़े तो वो कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। तो ये तो था किसका मतलब कि भाई हमारा जो गिवन फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल के अंदर क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये तो इसका मतलब हो गया, इस वाले लाइन का मतलब, ठीक है। अब देखो, अब जरा इस वाले पॉइंट पे थोड़ा फोकस करेंगे, डिफरेंशिएबल की होता, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब थोड़ा यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से हमें ये चीज समझ नहीं आ रही। देखिए, हमने समझ लिया कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। अब हमें समझना है डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है ना। उन्होंने बोल रखा है कि भाई ओपन इंटरवल ए, है ना, मतलब ए और बी के बीच में आने वाले नंबर्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे आपको देखना, देखो अब मैं कुछ चीजें करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये फंक्शन है ना, बेसिकली एफ एक्स भी क्या होता है, वाई तो होता है, ठीक है। तो देखो वाई ए है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का तो 0 रहता तो हम लिखेंगे नहीं। बट अब इसको जरा थोड़ा इस ग्राफ के थ्रू, है ना, और दूसरे कॉन्सेप्ट से थ्रू इसको समझते हैं कि क्या इसका मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स का क्या देता है हमें, है ना। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब यार क्या होता है, उसमें आपको पढ़ने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। देखो स्लोप का मतलब आपने इवन ये साइंस में ही नहीं, कॉमर्स में भी इसका अच्छा खासा यूज है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं ना कि क्या नाम तुम्हारा प्राइस चेंज होने पर, है ना, क्वांटिटी डिमांड किस तरह से चेंज हो रहा है ना। तो वो भी हम ग्राफ के थ्रू जब हम देखते हैं कि भाई उसका स्लोप किस तरफ है, स्लोप डाउनवर्ड है ना, लेफ्टवर्ड किस तरह से। तो स्लोप स्लोप कई जगह वर्ड ये यूज होता है। देखो स्लोप का मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि स्टीपनेस, स्टीपनेस। देखो कहने का मतलब क्या है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो, C1 ये क्या है, ये कोई कंपनी वन है जिसका प्रॉफिट इस तरीके से हो रहा है ना। ये क्या है, ये जो इस एक्स एक्सिस में हमने एज्यूम करा ये है साल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, और ये हमारे क्या प्रॉफिट क्वांटिटीज है, प्रॉफिट है, मतलब मेरा कहने का मतलब प्रॉफिट किस हिसाब से कंपनी अर्न कर रही है। तो इतने टाइम पीरियड में इतनी ग्रोथ हुई है, इतने टाइम पीरियड में इतनी ग्रोथ हुई है। वेयर एज कोई दूसरी कंपनी है, कंपनी नंबर 2, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, समझ गया। तो इतने टाइम पीरियड में इन्होंने इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली, तो कौन सी कंपनी बेटर जा रही है, कौन सी कंपनी का स्टेटस बढ़िया, ऑब्वियसली कंपनी नंबर 2 का, ठीक है। तो ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया किसने, स्लोप ने। इसका एक और एग्जांपल देखो, ठीक है भाई, ये कोई पहाड़ है और एक ये कोई पहाड़ है। तो अगर आप पैदल चलो या कोई भी व्हीकल को हम अगर चढ़ाना चाहें, है ना, मान के एज्यूम कर लो कि भाई हमें इस इंक्लाइन पर चढ़ना है, ठीक है, और यहां तक पहुंचना है। वेरएस एक इंक्लाइन ये वाला है, इस पर चढ़ते चढ़ते हमें यहां तक पहुंचना है। तो किस पे चढ़ाई करनी सबसे ज्यादा मुश्किल होगी, ऑब्वियसली दूसरे वाले पे, है कि नहीं भाई। दूसरे वाले पे तो क्यों, क्योंकि इसकी स्टीपनेस ज्यादा है, स्टीपनेस ज्यादा है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया स्लोप का एक, है ना, जनरल मीनिंग। पर हम ये जो क्वांटिटीज में जो पढ़ते हैं, है ना, मैथमेटिक्स हो गया या और दूसरे सब्जेक्ट्स के थ्रू जो हम इसको पढ़ते हैं, तो स्लोप का बेसिकली जो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्लोप हमें बताता है, बेसिकली स्लोप हमें क्या बताता है। अगर देखो ये मैं मान के चलूं ये है x, ठीक है, ये है x और ये क्या है y, आपको पता ही है ना, ये क्या है x और y। तो स्लोप गिव्स अस, है ना, स्लोप गिव्स अस रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, y विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप हमें इस fx की जो वैल्यू होती है, fx या फिर आप कह लो y की, y की वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो रही है x के रिस्पेक्ट में, यानी कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा उस हिसाब से y
की वैल्यू किस रेट के हिसाब से चेंज हो रही है, ध्यान रखना, किस रेट के हिसाब से वो वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो देखो अच्छा, अभी इसका एप्लीकेशन कई जगह क्या भाई, आप मान सकते हो कि भाई ये कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में है, ठीक है, ये क्या है, मोशन में, और ये क्या है, बेसिकली टाइम इंटरवल्स है, ठीक है, ओके। तो है ना, तो आपको पता है बेसिकली है ना, डिस्टेंस बेसिकली भाई है ना, कि भाई ये डिस्टेंस हमारी और ये रहा हमारा टाइम, तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है ना। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन कई जगह, जैसे कि अभी कंपनी 1 कंपनी 2 की बात करी कि भाई ये टाइम है, ये है ना, ये टाइम पीरियड और ये प्रॉफिट, है ना। तो इसका एप्लीकेशन आप कई जगह अप्लाई सकते हो। बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये मोशन हो चाहे ये प्रॉफिट हो, तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है स्लोप, ठीक है। इसलिए कहा गया था, जैसे अभी मैंने बोला कि भाई कंपनी 1 कंपनी 2, बेटर कंपनी कौन सी है भाई, जिसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है ना। क्योंकि स्लोप का मतलब क्या है, स्टीपनेस, है ना, स्टीपनेस मतलब स्लांट हाइट कह सकते हो आप एक तरीके से। तो जिसकी स्टीपनेस ज्यादा उसी का स्लोप ज्यादा, और उसी के हिसाब से कई सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं। कंपनी का हो तो भाई कंपनी की ग्रोथ कैसी है ना। हालांकि अभी थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे इसको, है ना। अब आप कहोगे कि भाई कंपनी का प्रॉफिट ऐसे सीधा सीधा थोड़ी ना होता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि, है ना। तो कंडीशंस है, बट एक बेसिक आइडिया कि स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, है ना। अब आप डिफरेंशिएशन तो समझ से कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा बहुत आप समझ रहे होंगे कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है ना। बाकी देखो बात करते हैं। अब देखो ये भी तो एक ग्राफ है ना भाई, यहाँ पे तो वैल्यूज नहीं थी, यहाँ पे तो सब वैल्यूज आपको लिखी हुई है। ये हमने कोई फंक्शन का हमने क्या करा था, बेसिकली हमने, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के हमने इसका प्लॉट किया था, है ना। तो अब एक काम करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप निकालने के लिए हमें कोई भी 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए हमें कोई भी 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें देखो अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं ए और इसको मार्क करूं बी, ठीक है, तो ए और बी का स्लोप क्या होगा, यहां जाके और बी का स्लोप, है ना। तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं यहां पे, स्लोप ऑफ ए एंड बी, है ना, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप का फॉर्मूला देखो, आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप का फॉर्मूला। बेसिकली यहां पे जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,5। सो दिस इज व्हाट, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, वैल्यूज पुट कर दो। तो देखो y2 माइनस y1 क्या होता है, ये 5 माइनस 3, है ना, 5 माइनस 3 एंड x2 माइनस x1, यानी कि इसका आंसर क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और मार्क कर लो। तो एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ इज और बीडी निकालते हैं, है ना, स्लोप ऑफ बीडी, फॉर्मूला सेम है, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,5 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2,7, है ना। तो अब जब इसका आप निकालोगे स्लोप तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 यानी कि 7 माइनस 5 होल अपॉन 2 माइनस 1, है ना, यानी कि 2 माइनस 1। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 2। और ऑब्जर्व करो स्लोप का आंसर कंसिस्टेंट है, चाहे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को लेकर आप स्लोप निकालो, चाहे यहां इससे यहां तक का निकालो, चाहे यहां से यहां तक का निकालो, हर जगह आंसर क्या दे रहा है 2। और जो स्लोप का आंसर है, वही dy बाई dx का आंसर है। जो स्लोप का आंसर है वही किसका आंसर है, dy बाई dx का। तो इससे हमें कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि dy बाई dx, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, कि y की वैल्यू किस रेट से चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू x। उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर देखो x तो यहां पे क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट y इज व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो देखो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है, तो y दुगनी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। हर वैल्यू में 2 का गैप आ रहा है, और इसके आगे भी अगर आप करते रहोगे तो ये 2 का ही गैप आता रहेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप का आंसर, है ना, बेसिकली जो स्लोप होता है वो कंसिस्टेंट होता है, बराबर स्लोप होता है, इक्वल होता है ना। तो इसीलिए यहां पे देखो dy बाई dx का मतलब यही है,
और हमारे पास जो ये स्लोप था इसका मतलब बेसिकली क्या था, सेम यही था। इसीलिए ये कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जो dy बाय dx है यानी कि डिफरेंशिएशन है या डेरिवेटिव है, वो हमें क्या देता है, वो हमें किसी भी पॉइंट पर स्लोप देता है, स्लोप। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है। और स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। अभी जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा तब भी आप ये सब चीजें पढ़ोगे, साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं रेट, या फिर आप कह सकते हो डिस्टेंस किस तरह से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये सब चीजें बेसिकली हम किसमें पढ़ते हैं, ये सब क्या मतलब होता है, ये होता है डिफरेंशिएबल का, है ना। डिफरेंशिएशन का मीनिंग बेसिक ही होता है। लेकिन अभी हमें स्ट्रेट कर्व्स पे तो ये सब चीजें पढ़नी नहीं है हमें, है ना। ये तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन थी, हमें पढ़ना है कर्व के ऊपर, कि कर्व के केस में कैसे ये सब कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, स्लोप देता है। dy बाय dx और स्लोप, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रेट ऑफ, है ना, विद चेंज इन सम अदर क्वांटिटी, है ना। एक जब, है ना, हमने बात की थी कि भाई y जो चेंज हो रहा है ना, हमें ये dy बाय dx क्या बताता है कि किस हिसाब से y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। ठीक है, अब हमें क्या सीखना है कि ये जो ओपन इंटरवल का सीन बोला गया था, ठीक है, देखो अभी तो हमने बहुत सिंपल सा केस पढ़ा, क्या, स्ट्रेट लाइन वाला केस, है ना। तो अब स्ट्रेट लाइन वाला केस नहीं पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कर्व के केस में, क्योंकि देखो आपको पता है कि कर्व का तो स्लोप नहीं निकलता ना भाई, ये कर्व स्टीप, ये तुम्हारा जो स्लोप है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टीपनेस। कर्व की क्या स्टीपनेस होती है भाई, कर्व के केस में, कर्व के केस में अगर आप देखोगे, अगर आप इस पॉइंट भी चेक करो, इस पॉइंट का स्लोप एक अलग आएगा, है ना। आप इस पॉइंट का चेक करोगे, इसका स्लोप अलग आएगा, सबका स्लोप अलग आता है। तो क्यों आता है अलग, ठीक है, थोड़ा सा इसी चीज को हम अब जरा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अच्छा, अब देखो, एक सिचुएशन लेते हैं, क्या, ठीक है, यहां से कर लेते हैं, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये है हमारा कर्व, ठीक है, जिसमें मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करा, ठीक है, और इस पॉइंट को इधर नाम दिया व्हाट, सी, है ना। बेसिकली क्या है, ये एक्स एक्सिस है, बेसिकली क्या है, वाई एक्सिस है ना, जीरो, मतलब ओरिजिन नॉट जीरो, ठीक है। तो सी पॉइंट, अच्छा, अब एक यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट, जीरो। एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो का मतलब क्या है, एच जीरो नहीं है, एच जीरो नहीं है, जीरो की तरफ बढ़ता हुआ एक नंबर है, और वो नंबर कोई भी हो सकता है, इट कुड बी 0.1, है ना, और बहुत छोटा नंबर है, वो बहुत छोटा नंबर है ना। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आपने लिमिट्स में पढ़ा है, हम लोग अगर टेंडिंग टुवर्ड जीरो का मतलब है कि बहुत छोटा नंबर जो कि जीरो की तरफ बढ़ता हुआ है। तो देखो 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं कि मैंने इनमें से कौन सा लिया है, मैंने केवल आपको ये बताया कि देयर इज सम एच व्हिच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस एक नंबर को एज्यूम करके एक कट यहां लगा रहा हूं, ठीक है, एक कट मैं यहां लगा रहा हूं, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं व्हाट, जी पॉइंट, ठीक है। और बेसिकली ये जी क्या है, ये जी है कि जब मैंने सी में वो जो एज्यूम किया हुआ एच है, जब वो जोड़ा होगा मैंने, है ना, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ना, तो जो भी कोई नंबर मैंने सोचा होगा और उसके सोच के मैंने यहाँ पे जो एक मार्क लगाया है, बेसिकली ये जी पॉइंट उसी से आया है जब उस सी में मैंने एच को जोड़ा, ठीक है। फिर मैं काम करता हूं, मैं उसी जो डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक ली है ना, उसी डिस्टेंस के हिसाब से लगभग लगभग मैं यहां पे एक और कट लगा देता हूं इधर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं टी पॉइंट। ये टी पॉइंट कैसे आया होगा, ये उस सी में से माइनस करके आया होगा, जो एच मैंने लिया है उसमें से उसको माइनस करके आया होगा। तो देखो अभी आपके पास 3 पॉइंट आ चुके हैं, इनको नाम देते हैं, मान के चलो ए, इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं एच, एच नहीं देते, इसको नाम बी, है ना, ए बी डी, ए बी डी। तो अब देखो अभी क्या करते हैं, ए से लेकर बी तक, ये ए से लेकर बी तक एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ए से लेकर बी तक एक सेकेंड लाइन, और इसी तरीके से बी से लेकर डी तक भी क्या कर देते हैं, एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये लाइन कौन सी लाइन कहलाती है, दिस लाइन इज नोन एज व्हाट, सेकेंड लाइन, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है
ठीक है, पहली बात तो देखो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, ये जो y होता है बेसिकली यही हमारा क्या होता है, ये fx होता है ना। तो जो ये पॉइंट रहा होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे रहा होगा, है ना, तो इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ लिख देते हैं, देखो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहे होंगे व्हेन x वाज t देन y वाज व्हाट, ft। इसी तरीके से जो b पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे व्हेन x वाज c देन y वाज fc। व्हेन x वाज c तो ये बेसिकली y क्या रहा होगा, है ना, c पॉइंट समझ रहा होगा। अच्छा देखो थोड़ा सा नीचे आइए, है ना, इमेजिन कर लेना, थोड़ा सा नीचे आइए, एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं है, ध्यान रखना इसके इक्वल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे सेम नहीं है, a और b इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अच्छा और इस d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, है ना, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहे होंगे g, fg, ठीक है, क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट सिंपल है, ओके। तो अब अगर आपसे बोला जाए भाई फाइंड करो बेसिकली क्या, स्लोप ऑफ दिस ए बी, है ना, ये जो सेकंड लाइन हमने ड्रॉ की नहीं, सेकंड लाइन, कौन सी सेकंड लाइन, ए बी, इसका स्लोप निकालना है आपको, ठीक है, ए बी का स्लोप निकालना। तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा देखो, इट विल बी fc y2 माइनस y1 यानी कि fc माइनस ft और x2 माइनस x1 होल अपॉन, है ना, c माइनस t, ठीक है, क्लियर हो गया, जिसमें आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि बेसिकली जो ये हम टी बोल रहे हैं, टी क्या है, ये c माइनस h है, इस c में से जो मैंने छोटा नंबर, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है fc माइनस fc माइनस h होल अपॉन c माइनस t की जगह क्या होगा, c माइनस h, क्लियर हो गया, ओके। तो अभी देखो जैसे हम ये ब्रैकेट खोल देंगे तो आपको पता है ये ब्रैकेट जैसे हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का h माइनस माइनस प्लस, जिसमें क्या होगा, ये c से ये वाला c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब अगर इस वैल्यू को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख दूं, देखो कहने का मतलब ये है, मैं लिख दूं यहाँ पे fc माइनस h माइनस fc होल अपॉन क्या नाम तुम्हारा, h, ठीक है। और अगर मैं इस माइनस को कॉमन निकाल लूं, इस माइनस को मैं कॉमन निकालूं तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी फिलहाल मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं। अब देखते हो अब बात करते हैं किसकी, स्लोप ऑफ दिस नेक्स्ट वन, क्या बीडी का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या है इस बार, ये है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, fg माइनस fc, ठीक है, fg माइनस fc होल अपॉन g माइनस c, जहां पे g क्या है, g है c प्लस h, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f c प्लस h माइनस एफ सी होल अपॉन, ठीक है, g की जगह c प्लस h माइनस c, अगेन ये माइनस c और ये वाला जो है कैंसिल हो गया, है ना, c प्लस h तो नहीं, तो अब नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया सिर्फ f c प्लस h माइनस एफ सी होल अपॉन h, और एक आपके सामने ये आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है। अब देखो आपने एक्सरसाइज 5.2 में भी एक क्वेश्चन देखा था ऐसा, जिसमें बोला गया था कि प्रूफ करना है कि ये गिवन फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर आप किसी तरीके से, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को अनइक्वल प्रूफ कर दो, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को अनइक्वल प्रूफ कर दो तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल दिखा देते हो तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। ये चीज आपने पढ़ी है, ठीक है। तो एक जरा रिकॉल करके देख लें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc होल अपॉन x माइनस c, जिसमें हम अगला स्टेप क्या करते थे, हम लिमिट h अप्रोच टू 0 करते थे और x की जगह पर, क्योंकि देखो ये c के नेगेटिव में था, लेफ्ट हैंड है ना, c के नेगेटिव में,
तो यानी कि x की जगह पर हम क्या लिखते थे c माइनस एच, फिर हम क्या लिखते थे माइनस एफ सी होल अपॉन इधर c माइनस एच माइनस सी। तो ये तुम्हारा ये c से c क्या हो जाएगा कट, तो सिर्फ क्या बचा था ये लिमिट h अप्रोच टू 0, ठीक है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी होल अपॉन माइनस का h। तो ये तो था क्या, ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्या था राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू क्या थी लिमिट, अब मैं डायरेक्टली देखो ये चलो लिख देते हैं कोई बात नहीं, c के प्लस में यानी कि एफ एक्स माइनस एफ सी होल अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे लिमिट h अप्रोच टू 0 करेंगे, x की जगह पर क्या लिख देंगे c प्लस एच, क्योंकि ये c के प्लस में है ना, यानी कि c प्लस एच माइनस एफ सी होल अपॉन x की जगह पर जब c प्लस एच आ जाएगा c प्लस एच माइनस सी, c प्लस एच माइनस सी यानी कि माइनस c से वो प्लस c वाला वो कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा था नीचे h। तो ये जो था ये क्या था हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हमारे पास जो ये स्लोप ऑफ ए बी निकल के आया, देखो सिचुएशन ये भी तो नहीं थी, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने एक ग्राफ बनाया, हमने एक पॉइंट मार्क करा और हमने ये माना कि भाई h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h एक बहुत ऐसा छोटा नंबर है जो कि 0 की तरफ बढ़ रहा है पर एग्जैक्टली 0 नहीं है। उस पॉइंट को मार्क करते हुए हमने इन दो लाइंस का बेसिकली क्या निकाल दिया स्लोप निकाल दिया, जो कि स्लोप क्या है पहले वाले ए बी कॉर्ड का स्लोप आता है ये, और बीडी लाइन का स्लोप आता है क्या ये। अगर आप गौर से देखो तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो आ रहे हैं भाई, देखो ना ये क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बस आप देख रहे होंगे माइनस नीचे है, तो भाई देखो आप माइनस है ना, ये बहुत कॉमन निकला हुआ माइनस है, तो आप ये नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो बात तो वही है, ठीक है, पता है ना भाई। देखो जैसे अगर 2/4 है तो इसका आंसर क्या होगा माइनस का 1/2, लेकिन अगर 2/-4 हो जाता है तब भी आंसर क्या माइनस का 1/2 ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे सेम वैल्यूज ही हैं। अब आपने अभी इससे जस्ट पहले में सीखा कि डिफरेंशिएशन dy बाय dx हमें क्या देता है स्लोप देता है, तो यहां भी उसने हमें स्लोप ही तो दिया, पहले वाले केस में भी यही प्रूफ हो गया था कि dy बाय dx क्या दे रहा है स्लोप दे रहा है, और यहां भी dy बाय dx यहां भी बेसिकली इस पॉइंट का जो हमें निकाल रहे हैं बेसिकली हमें क्या मिल रहा है स्लोप, और डेरिवेटिव यही कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू व्हाट राइट हैंड डेरिवेटिव। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि इस वाले ग्राफ में हम कैसे ये चीज बता सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज राइट हैंड डेरिवेटिव, थोड़ा सा ध्यान से और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन भी करना है ना, सोचना है थोड़ा सा कि भाई सिचुएशन क्या रही होगी। अभी देखो तो हमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन देना है, क्या ये एक पॉइंट है, ठीक है, मैंने क्या बोला था यहाँ पे आपको स्टार्टिंग बोला था कि h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं काम करता हूं, मैंने जो भी कोई h लिया होगा उसी की डिस्टेंस पे मैंने मार्क कर दिया ना, अब एक काम करता हूं मैं इस h को और छोटा करता हूं, ये पकड़ लेता हूं और धीरे धीरे करके मैं h को और छोटा करता चला जाता हूं, तो उससे क्या होगा अगला मार्क यहां लग जाएगा और उसी हिसाब से अगला मार्क यहां लग जाएगा, यही होगा ना। फिर एक बार जो सेकंड लाइन ड्रॉ होगी वो यहां से यहां तक होगी और एक यहां से यहां तक ड्रॉ होगी, यही तो होगा ना। मैं और छोटा कर दूंगा तो इस बार सेकंड लाइन यहां से यहां ड्रॉ होगी और एक सेकंड लाइन यहां से यहां ड्रॉ होगी, आप समझ लो छोटा होता चला जाएगा। तो आप खुद बताओ जब बिल्कुल छोटा होते होते मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, मैं इस पॉइंट तक जब पहुंच जाऊंगा तो क्या उस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जब मैं पहुंच जाऊंगा तो क्या एक सेकंड लाइन जो उस समय ड्रॉ होगी वो एक इस तरह टेंजेंट की थ्रू नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो। चाहे आप इस तरफ से देख लो जैसे आप इसके नजदीक आते चले जाओगे, है ना। देखो मैंने ये किस तरह ऐसे था ये सीन, है ना, ये था सी पॉइंट और ये था समवेयर एच, तो पहले तो सेकंड लाइन ऐसी थी, फिर जब मैं और नजदीक आया तो सेकंड लाइन ऐसे हो जाएगी, फिर मैं और नजदीक आया सेकंड लाइन ऐसे हो जाएगी, तो होते जब इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी लाइन को बेसिकली क्या बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो कि इस पॉइंट पर, तो बेसिकली देखो हुआ क्या है यहाँ पे जो हमारी सेकंड लाइन थी ना, है ना, ये बेसिकली सेकंड लाइन थी, ये अब अप्रोच कर चुकी है ना, ये बेसिकली क्या कर चुकी है अप्रोच कर चुकी है, किसकी तरफ ये अप्रोच कर चुकी है एक टेंजेंट लाइन की तरफ, ठीक है। ये सेकंड लाइन अब अप्रोच कर चुकी है किसकी तरफ टेंजेंट लाइन की तरफ, और यही कौन बताता है डिफरेंशिएशन। इस कर्व की सिचुएशन में किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डिफरेंशिएशन चेक करना है
तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो देखो वो यहां भी हो रहा है, आप चाहे यहां से आओ तो भी आप इस पॉइंट तक पहुंच गए, तो इस ये आपकी सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन के क्या है ना, बिल्कुल टेंजेंट लाइन के अप्रोक्सीमेशन में चली गई। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो यहां भी जब नजदीक नजदीक आते गए तो इसका भी जो सेकंड लाइन था वो भी इसके अप्रोक्सीमेशन में चला गया टेंजेंट लाइन के। सो व्हेन दिस स्लोप इज इक्वल्स टू दिस स्लोप, अभी देखो अभी ये स्लोप इक्वल नहीं है, जो अभी ये ऐसे से बने हुए थे ना अभी इक्वल नहीं है, लेकिन जैसे ये ऐसे फिर धीरे धीरे करके यूं होते चले जाएंगे, सीधे 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 नजदीक होते आगे नजदीक चले जाएंगे। तो आपको बताओ क्या ये पॉइंट इस टेंजेंट लाइन के अप्रोक्सीमेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो वैसे तो आई होप आप समझ गए होंगे, बट स्टिल एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो। ठीक है, देखो जो ये हमारी पृथ्वी है राउंड है कि फ्लैट है, अजीब सा सवाल है ना भाई, राउंड है फ्लैट है। आप यहाँ पे खड़े हो, ये कोई कंट्री 1 है और ये कोई कंट्री 2 है, क्या आप यहाँ पे खड़े होकर कह सकते हो भाई देखो ये नीचे नीचे जो जा रही है ना ये कंट्री 1, और इधर से आप कह सकते हो देखो वो नीचे वो कंट्री 2? नहीं भाई, रामेश्वरम जाओ कहीं भी जाओ आप देखते हो कि भाई समंदर पूरा इतना फैला हुआ बड़ा सागर है, सागर के भाई कहीं दूर में सनसेट होता हुआ है ना, आपको सनसेट होता हुआ दिख रहा, तो ऐसा लगता है कि भाई वो धरती के अंदर जा रहा है। क्यों, वहां की वहां तक की आपको क्या दिखती है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। तो हर कर्व देखो ये यहां से लेकर यहां तक की बेसिकली कर्व ही तो है। तो हर कर्व के जब आप उसको जूम करके देखोगे ना खूब, और जूम बिल्कुल जूम इन जाते चले जाओगे, तो हर कर्व का अप्रोक्सीमेशन टेंजेंट होती है। हर कर्व के अप्रोक्सीमेशन में क्या होती है, टेंजेंट, जो कि उस कर्व के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से पास होती है। टेंजेंट कभी भी दो पॉइंट से पास नहीं होगी, टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट से जो है पास होती है। तो हर कर्व का अप्रोक्सीमेशन किससे हो जाता है, टेंजेंट लाइन से होता है। तो वही चीज यहां पे हो रही है भाई, जब इस कर्व को हम बिल्कुल वो करते चले गए छोटा छोटा जूम, देखो आप जब छोटा करोगे तो आप जूम इन भी तो करोगे ना, थोड़ा नजदीक भी तो रहोगे, तो जब आप उस चीज को नजदीक से देखोगे तो कर्व जो है ना वो स्ट्रेट लाइन के अप्रोक्सीमेशन पे ही लगेगा। तो इससे एक और सेंटेंस निकल के आता है जो कि आप कहीं के लिखा हुआ देखेंगे और सुनेंगे भी, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर, अगर चाहे वो ये पॉइंट हो चाहे वो कोई सा ही पॉइंट हो, अगर मैं उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल सकता हूं, अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल सकता हूं, इसका मतलब उस पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। कोई भी फंक्शन का जो है ना फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे है अगर उस पॉइंट पर उसकी टेंजेंट डाल सकती है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे भी समझ लो कि भाई हाँ अगर मतलब क्या नाम अगर डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट बन सकती है, या यूं समझ लो टेंजेंट बन सकती है इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है। क्लियर हो गया, और ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और स्लोप के थ्रू, है ना। तो इससे भी यही पता चलता है कि dy/dx का मतलब ही क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो ये है पूरी स्टोरी। अच्छा अब आप एक चीज और ध्यान से देखो, देखो ये कर्व यहां से लेकर यहां तक था कि नहीं था, ये कर्व यहां से लेकर यहां तक था, एग्री करते हो। तो अब इस कर्व पे क्या टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना भाई। यहां तो खत्म हो रहा है ना ही यहां से डाउनफॉल आ रहा है ना ही यहां से ऊपर जा रहा है, वो पॉइंट वहां पे टर्मिनेट कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो एंडिंग पॉइंट्स पर कभी भी टेंजेंट नहीं डल सकती, और क्योंकि एंडिंग पॉइंट्स पर टेंजेंट नहीं डल सकती इसीलिए एंडिंग पॉइंट्स पर कभी भी आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब बात डिफरेंशिएबल की आई थी तो वहां पे उन्होंने ओपन इंटरवल्स का यूज किया था, जिसमें उनका मतलब ये था कि x की वैल्यू a और b के बीच में होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जो पॉइंट होगा वो इस a पॉइंट है ना, ये a और ये जो b पॉइंट है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, और कि इन दोनों के बीच में हर पॉइंट पर बेसिकली क्या होगा, डिफरेंशिएबल पॉसिबल होगा, क्योंकि वहां पे टेंजेंट लाइन डल सकती है। ठीक है, वहां पे टेंजेंट लाइन डल सकती है। अब इन्हीं कंक्लूजन के बेस पर एक कंक्लूजन और, अब हमने डिस्कस कर लिया कि है ना डिफरेंशिएबल, यहाँ पे हमने बोला था कि भाई क्लोज इंटरवल में अगर वो कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हमने इन दोनों का मतलब समझ लिया, हमने मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझ लिया। अब जो कोई छोटा सा ये वाला पॉइंट एक और समझ लो आप लोग, क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है a टू b, ठीक है, सॉरी ये फ्रॉम नहीं लिखना चाहिए, है ना, डिफरेंशिएबल इन एक गिवन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के अंदर a, b, यानी कि a और b को छोड़ के बीच में हर पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है,
तब उस केस में क्या होगा, देन डेफिनेटली इट, मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा इन क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक है, अगर ये कोई केस आ रहा था आपके सामने कि भाई अगर वो a से लेकर b, जो अभी हमने देखा कि भाई a से लेकर a और b के बीच में अगर वो डिफरेंशिएबल है तो क्लोज इंटरवल a b पर वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, हमने देखो ये एक बेसिक आइडिया क्या देखा था, हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था यूं करके, और ये थे हमारे क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, ये जो बोल रहा है ना a कॉमा b, इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा कहीं पर a, सो दैट यहाँ पे क्या आया होगा एफ ए, और यहाँ पे समवेयर रहा होगा b, जिसे कि क्या आया होगा एफ बी आया होगा। ठीक है ना, क्रॉस ओवर कर लेते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया क्लोज इंटरवल a से लेकर b तक। हमने बोला कि भाई इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के बीच वाले हर पॉइंट पे टेंजेंट अड़ रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तभी तो टेंजेंट डल रही है ना। तो इसका मतलब है ना, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बीच के हर पॉइंट पर टेंजेंट डल सकती है, तो इसका मतलब यही होता है कि उस a से लेकर उस b तक वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप जैसे कॉमर्स में और कई जगह हम पढ़ते हैं ना कि भाई कोई कंडीशन कहते हैं कि जैसे कंडीशन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबल है लेकिन उसका वाइस वर्सा जरूरी नहीं है पॉसिबल हो, कंडीशंस लागू हो सकती हैं। कहने का मतलब देखो ये है, कह रहे हैं कि भाई अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो डेफिनेटली होगा ही होगा, है ना, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। क्यों? कंटिन्यूअस तो a से लेकर b तक है, पर क्या a और b पर टेंजेंट आप डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन हाँ अगर डिफरेंशिएबल है कुछ पॉइंट्स तक तो कंटिन्यूअस तो वो डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये एक लॉजिक है जो कि आप ये रोल्स थ्योरम और इसके वाले क्वेश्चंस में आप आगे चल के दे सकते हो। ठीक है, समझो।